कई बार प्रीलिम्स और मेंस में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं गाइज, जिसे देखकर एस्पिरेंट ये बोलता है कि अरे ये तो मार्ट साहब ने पढ़ाया नहीं क्लास में, या ये हमारे किसी स्टैटिक बुक में या स्टडी मटेरियल में नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन क्या आसमान से आ गया? नहीं, आसमान से नहीं आया। अब हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर भी ना कंप्लीटली स्टैटिक नहीं रहा है गाइज। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में भी अब न्यूज़पेपर में करंट इवेंट्स में जो चीजें मेंशन रहती है ना, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि पिछले साल प्राइम मिनिस्टर मोदी राजेंद्र चोल से रिलेटेड एक इवेंट में गए, तो राजेंद्र चोल इनसे रिलेटेड कुछ सेक्शन तो आपके हिस्ट्री की बुक में हैं, आप पढ़ते भी हो, पर कुछ नई चीजें इंडियन एक्सप्रेस ने या द हिंदू ने कवर कर ली, वो बन गया आपके करंट अफेयर्स का पार्ट। सेंट तुकाराम से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई श्राइन डेडिकेट किया, वो हो गया आपके करंट अफेयर्स का पार्ट। दादा भाई नौरोजी की बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की, वो हो गया करंट अफेयर्स का पार्ट। सो अब हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर भी ना स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक भी हो गया है। आपको ये न्यूज़पेपर्स, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, उनके मन की बात, इन सारी चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर प्रीलिम्स में हिस्ट्री से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, मेंस में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकेंगे। आज ये जो सेशन है, यहां पर मैंने तुम्हारे लिए लास्ट ईयर डिफरेंट न्यूज सोर्सेस में, करंट अफेयर्स में, करंट इवेंट्स में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे ना हिस्ट्री से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, जैसे 26 जनवरी के परेड में वहां पर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, वो मैंने 20 एमसीक्यूज तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए हैं। इन 20 एमसीक्यूज को मैं डिटेल में तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। इसका सॉल्यूशन भी इस डॉक्यूमेंट में रहेगा। एंटायर डॉक्यूमेंट में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ाई कर सकते हो। ये सेशन आपके लिए आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स जो कि 24 मई को होना है, उसके लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ उसके बाद जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन आएंगे, जैसे आसाम पीसीएस, एपीएससी हो गया, अरुणाचल पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, या बाकी भी जो एग्जामिनेशन है वहां पर भी उतना ही यूजफुल रहेगा। ओके, सो सिंसियरली इस सेशन को देखना है, राइट? सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन अगेन टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट इवेंट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, इस सेशन से रिलेटेड जहां पर जो भी डाउट हो वो तुम मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पहला क्वेश्चन देखो किसके ऊपर लिखा है, और ये ना आसमान से टपका हुआ क्वेश्चन नहीं है, किसी स्टैटिक बुक में नहीं लिखा था, ये करंट में लिखा था, पर हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। चलिए, क्या है भाई यहां पर? विथ रेफरेंस टू कलक आचार्य कथा, कलक आचार्य कथा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब ये ना एक टाइप का लिटरेचर हो गया हमारा कलक आचार्य कथा, जिसके बारे में न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस ने एक बार मेंशन किया था। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्या है भाई। पहला स्टेटमेंट, इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए जैन मंक हु सॉट असिस्टेंट फ्रॉम द सकाज। सकाज एक क्लैन था, एक ग्रुप था, जिनके बारे में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं कुषाण के आने के पहले, राइट? यहां पर सकाज का मेंशन होता है। ऑप्शन ए ही हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? इट इज ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द त्रिपिटक। ऑप्शन सी कह रहा है इट वाज इनिशियली कंपोज्ड इन संस्कृत एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसलेटेड इनटू प्राकृत। और डी क्या कह रहा है? इट डील्स विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिंदू टेंपल्स। अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में मेंशन था, आर्ट एंड कल्चर से या एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। जब तक इसके बारे में आइडिया नहीं होगा तुम बना नहीं पाओगे, लेकिन जब हम करंट अफेयर्स कवर करके जाएंगे तो आराम से बना पाओगे। मेंस में अगर कुछ पूछा तो वैल्यू एडिशन कर पाओगे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो कलक आचार्य कथा है ये एक जैन मंक के कहानी से, उसके जिंदगी से रिलेटेड है। यहां पर जो कुछ भी न्यूज़पेपर में मेंशन था ना, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें मालूम यह पड़ गया कि कलक आचार्य कथा इज एसोसिएटेड विथ अ जैन मंक, जिसने अपनी पुत्री को बचाने के लिए एक शक किंग से हेल्प ली थी। यहां मेंशन कर रखा है मैंने, राइट? कि कलक आचार्य कथा, यहां पर कलक नाम के एक जैन मंक थे, राइट? ये देखिए, सेज कलक, राइट? इन्होंने एक शक किंग से हेल्प मांगा था, क्योंकि एक उज्जैन के राजा ने इनकी पुत्री को अगवा कर लिया था, उठा लिया था, किडनैप कर लिया था, एब्डक्ट कर लिया था। तो ये कहानी इतनी सी हो गई, ये कलक आचार्य कथा हो गया। पर न्यूज में इसके साथ साथ एक और चीज मेंशन है। क्या मेंशन है? पंचकल्याणक। पंचकल्याणक, पंचकल्याणक में हो गया 5, पंच मींस 5। और यहां पे क्या 5 चीजें हैं? यहां पर 5 चीजें हैं जैन तीर्थंकर से रिलेटेड, उनके कॉन्सेप्शन के बारे में कि कब वो अपनी उनका कॉन्सेप्शन होता है, बर्थ के बारे में, रिनंसिएशन के बारे में, एनलाइटमेंट के बारे में, एंड लिबरेशन के बारे में। अब भगवान बुद्ध जो हैं या सिद्धार्थ हैं, उनका रिनंसिएशन तो बड़ा पॉपुलर है, उसके बारे में हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्लासेस में भी पढ़ते हैं ना। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध के या सिद्धार्थ के रिनंसिएशन को बुद्धिज्म में?
अभी रिसेंटली भी मैंने कई क्लासेस में पढ़ाया है, तुम जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया और साथ ही साथ रिवीजन। मैंने पढ़ाया है 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्ध। बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेज और उनका अलग अलग नाम है बुद्धिज्म में, है ना। 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेज हैं, बताओ जरा मुझे, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। तो यहां जैन तीर्थंकर से रिलेटेड भी 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेज हैं। इनके बारे में आपको एनसीईआरटी में या बाकी बुक्स में यूजुअली रेफरेंस नहीं मिलता है, पर न्यूज़पेपर में है। पंच कल्याणक कॉन्सेप्शन, जब उनके मां के गर्भ में पहली बार स्थान मिला होगा, बर्थ, रिनंसिएशन, एनलाइटमेंट एंड लिबरेशन। आज के बाद से पंच कल्याणक याद रखिएगा, जो जैन मंक के लाइफ से रिलेटेड ये 5 मेन इवेंट्स को दिखाता है। और इन्हीं पंच कल्याणक में एक पार्ट था कलक सेज कलक से, कलक मुनि से रिलेटेड कलक आचार्य कथा, जहां पर उन्होंने एक सका राजा से हेल्प मांगी थी क्योंकि उनकी पुत्री को एक उज्जैन के राजा ने अगवा कर लिया था। यही कलक आचार्य कथा है। हो गया हमारा काम। करंट अफेयर से हमने ये कल्चर का पार्ट सीख लिया, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट सीख लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर अगम्स। अगम्स क्या है। अब वैसे एस्पिरेंट ना अगम के बारे में क्लास में पढ़ता है कि अगम्स जैन लिटरेचर है, बट यहां पे ना जैन लिटरेचर की बात नहीं हो रही है। जरा हम ऑप्शन पढ़ें। पहला क्या बोल रहा है, एंशिएंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर डीलिंग विथ मोनास्टिक डिसिप्लिन। नहीं, मोनास्टिक डिसिप्लिन से रिलेटेड कौन सा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, बता दो, मैं वेट कर रहा हूं। विनय पिटक, कि बुद्धिस्ट मंक जो है उनके अनुनय विनय का सिद्धांत कैसा होगा, ये विनय पिटक में। बी, अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट रिलेटेड टू टेम्पल वर्शिप। आंसर वैसे यही है, आपको दिख भी रहा होगा, वहां पर मेंशन है, बट फिर वही हम अपना वो जैन वाला नॉलेज अप्लाई करते हैं। मिडाइवल रेवेन्यू रिकॉर्ड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल नहीं। कस्टमरी लिवाइज इंपोज्ड बाय साउथ इंडियन किंगडम, बिल्कुल नहीं। आप जब जैनिज्म के बारे में अपने क्लास में पढ़े होगे, चाहे मुझसे पढ़ो या बाकी टीचर से पढ़ो, किसी बुक में पढ़ो, एनसीईआरटी में पढ़ो, आपको अगम लिटरेचर के बारे में बताया जाता है कि अगम लिटरेचर भी जैनिज्म से रिलेटेड है। ये सबसे अगम लिटरेचर जो है जैनिज्म में जब बात की जाती है ना लिटरेचर की, तो पूर्व लिटरेचर की बात की जाती है, जो सबसे पहले थे, फिर धीरे धीरे उनका लॉस हो गया, फिर अगम लिटरेचर का फॉर्मेशन होगा, सूत्र लिटरेचर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे एक और अगम की बात हो रही है, यहाँ पे तो कहीं जैनिज्म था ही नहीं। यहां पर किस अगम की बात हो रही है, तो अगम शास्त्र की बात हो रही है, जो न्यूज में मेंशन था। और ये जो अगम शास्त्र है ना, ये टेंपल मैनेजमेंट की बात बताता है कि टेंपल का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, आइडल मेकिंग कैसे होगा, कैसे रिलीजियस वर्शिप की जाएगी, बाकी कोड ऑफ कंडक्ट टेंपल से रिलेटेड कैसे फॉलो किए जाएंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगम शास्त्र में है या अगम लिटरेचर में है। तो देयर आर 2 अगम लिटरेचर। आज से आप याद रखिएगा, करंट अफेयर से आपको एक चीज मालूम पड़ गया, एक अगम लिटरेचर जैनिज्म से रिलेटेड है, जो जैन काउंसिल से आएगा, और दूसरा एक अगम शास्त्र है जो कि टेंपल के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। टेंपल में डिफरेंट चीजों से रिलेटेड मैनेजमेंट, चाहे वो मूर्ति बनाने की बात हो, मूर्ति को प्लेस करने की बात हो, पूजा की विधि की बात हो, मंदिर बनाने की बात हो, इन सारी चीजों से रिलेटेड। आंसर क्या होगा हमारा, बी। देख रहे हो, ये करंट अफेयर्स का फायदा है, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी और हिस्ट्री के लिए भी। आज ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थर्ड, और मैं ये सेशन आगे भी करवाते जाऊंगा, करंट अफेयर्स जो आर्ट एंड कल्चर में करंट अफेयर्स है उसको ढूंढ कर आपके लिए प्रैक्टिस करवा दूंगा। थर्ड देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द चोल डायनेस्टी। और ये पता है न्यूज में क्यों आया, क्योंकि पिछले साल 2025 में, जैसा मैंने बताया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने राजेंद्र चोल से रिलेटेड एक कॉमेमोरेटिव कॉइन को अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है, राइट। इनके ऑनर में एक कॉइन को रिलीज किया है। पहला स्टेटमेंट क्या, राजराज चोल established गंगई कोंड चोलपुरम as his capital to commemorate his expedition to the Ganga during which he defeated the Pal rulers of Bengal। एक्चुअली ये काम राजराज चोल ने नहीं किया था, ये काम किया था उसके पुत्र राजेंद्र चोल ने। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, राजेंद्र चोल कंस्ट्रक्टेड द मासिव टैंक एट चोल गंगम टू स्टोर सेक्रेड गंगा वाटर इन साउथ इंडिया फॉर रिचुअल यूज। एक्चुअली रिचुअल यूज के लिए इसने चोल गंगम नहीं बनाया था, इसने चोल गंगम बनाया था ये दिखाते हुए, ये देखो चोल गंगम, चोल गंगम। चोल गंगम का पर्पस क्या है, इसकी विक्ट्री दिखाना था, जो इसने अपने नए कैपिटल गंगई कोंड चोलपुरम में बनाया था। यहां पर हम इंपेरियल चोलाज की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में ना हम 2 चोल के बारे में पढ़ते हैं, एक संगम पीरियड में, वहां पे जो चोल पीरियड है संगम पीरियड के, और फिर हम यहां बात करेंगे किसके बारे में, पहले जो हम संगम पीरियड के चोल की बात करते हैं उनका कैपिटल उरैयूर,
और फिर जब हम इंपेरियल चोल की बात करेंगे उनका कैपिटल होगा तंजौर, और तंजौर के पास ही हमारे राजेंद्र चोल ने या राजेंद्र चोल वन ने क्या अपना नया कैपिटल स्टेब्लिश किया था, कहां गया, गंगईकोंड चोलपुरम। और गंगईकोंड चोलपुरम का मतलब क्या है, गंगा के राजाओं को हराने वाला। तो गंगईकोंड हो गया गंगा के राजा को हराने वाला, चोलपुरम मतलब जिस चोल राजा ने हराया उसके रहने की जगह, पुर मीन्स घर, रहने की जगह, हो गया गंगईकोंड चोलपुरम, राइट। और इस गंगईकोंड चोलपुरम में इसने क्या बनवाया, इसने बनवाया चोल गंगम, राइट, चोल गंगम, जिसको इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जाता है गंग जलमयम जय स्तंभम, कि गंगा के जल में इसका एक पिलर है जो इसके विक्ट्री को दिखा रहा है, रिचुअल पर्पस के लिए कहीं से भी नहीं था, इसकी विक्ट्री को दिखा रहा है। गंगईकोंड चोलपुरम में एक सेपरेट टैंक जो इसकी वाटर में या गंगा का जो पानी है वहां पर सिचुएटेड इसकी विक्ट्री को दिखा रहा है, एक टाइप का पिलर है सिंबॉलिकली। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। थर्ड, द आदि थिरुवत्थिराई फेस्टिवल इन 2025 मार्क्ड द कंप्लीशन ऑफ 1000 years ऑफ राजेंद्र चोलाज फेमस मैरीटाइम एक्सपेडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया। ये करेक्ट है। इसी सेलिब्रेशन में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे, 1000 साल जो पूरे हुए। बट हमें यहां करेक्ट नहीं ढूंढना है, हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, 1 and 2। नॉट करेक्ट और करेक्ट पे बड़ा खास ध्यान देना है गाइज। करेक्ट ढूंढना होता तो 3 ओनली चूज करते। एक बात याद रखिएगा कि जब राजेंद्र चोल राजा था ना, तो इन चोल रूलर्स की जो नेवल पावर थी वो अपने पीक पर पहुंचेगी किसके टाइम में, ये सब लिख भी लेना, किसके टाइम में, राजेंद्र चोल के टाइम में। वैसे राज चोल के टाइम में भी नेवल पावर था, पर अपने पीक पर किसके टाइम में पहुंचेगा, राजेंद्र चोल के टाइम में। इतना पीक पर था कि इधर ये इनका तंजौर वाला कैपिटल हो जाएगा, इधर जो बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल इनके पूरे इन्फ्लुएंस में था, इसलिए बे ऑफ बंगाल को बुलाया जाता था चोल मंडपम या चोल लेक। ये इनका इन्फ्लुएंस दिखाता है। चोल लेक तक कह के बुलाते थे बे ऑफ बंगाल को, चोल मंडपम कह के बुलाते थे। आज ये बड़बोला डोनाल्ड ट्रम्प क्या ही नेवल पावर बोलता है, नेवल पावर इनके टाइम की थी, उस टाइम में इतनी बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में, जो कि इस साल न्यूज में थे। ठीक है, क्या है, कौन कौन से मैन्यूस्क्रिप्ट, गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ भरत मुनिज नाट्य शास्त्र। आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में हम पढ़ेंगे भरत मुनि, जिनके नाट्य शास्त्र वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क है इंडियन क्लासिकल डांस की हिस्ट्री के बारे में, डांस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, डांस के डिटेल्स के बारे में। थर्ड क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन ऑफ द भगवत गीता, ओके। एंड समरई चका, समरई चका नाम की एक और बुक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन कौन से यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में है। ये न्यूज में था इसलिए ये क्वेश्चन आ गया। तो देखिए आंसर क्या है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट भगवत गीता के ऊपर जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, राइट, एंड भरत मुनि के ऊपर जो भरत मुनि का जो लिखा हुआ नाट्य शास्त्र है, ये ना यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में एडिशन हुआ, न्यूज में रहा, इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हमारा शुरू का जो 2 पार्ट हो गया, मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ भरत मुनिज नाट्य शास्त्र एंड मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन ऑफ द भगवत गीता, दिस टू हैव बीन इंक्लूडेड रिसेंटली इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में रिसेंटली इनका इंक्लूजन किया गया। बहुत अच्छा, नाइस। साथ ही साथ पहले से ही गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट को 2017 में ही इंक्लूड किया गया था, और ये जो गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट है ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट के रूप में जानी जाती है। अर्लीस्ट सर्वाइविंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट के रूप में, जिसको कहां लिखा गया था, बर्च बार्क पे लिखा गया था, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड में ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करते हुए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गिलगिट मैन्यूस्क्रिप्ट, जिससे हमें बुद्धिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है और वन ऑफ द अर्लीस्ट सोर्स है बुद्धिज्म से रिलेटेड। बर्च बार्क पे लिखा गया, बर्च ट्री के बार्क पर, छाल के ऊपर लिखा गया, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता इरा में। फिर मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ भरत मुनि नाट्य शास्त्र, जहां से हमें नाटक के बारे में, डांस के बारे में, म्यूजिक के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलता है। मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन ऑन भागवत गीता। भागवत गीता, वैसे भागवत गीता का जो उपदेश है भगवान कृष्ण ने जंग के मैदान में, लड़ाई के फील्ड में दिया था, पर भगवत गीता में और महाभारत के कई अध्याय में ना अहिंसा परमो धर्मों के बारे में भी मेंशन है। याद रखना, इस चीज को काम आएगा। कभी कभी पूछा जाता है ना कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया है, तुम बताओगे।
तो अहिंसा परमो धर्मो कहां से लिया गया है? महाभारत के डिफरेंट चैप्टर से या भगवत गीता के डिफरेंट चैप्टर से, याद रखेंगे इसको। और जो फिर बच गया हमारा 4th नंबर वाला समरई चखा। समरई चखा अभी यूनेस्को ने रजिस्टर नहीं किया है। दिस इज रिटन बाय अ जैन स्कॉलर जिनका नाम है हरिभद्र सूरी। दिस इज नॉट येट इंक्लूडेड इनटू द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। फिलहाल अभी इंक्लूड नहीं हुआ है। हमारा आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3 ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है? महात्मा गांधी रेफर्ड टू whom एज द ऑथर ऑफ नेशनलिज्म एंड द फादर ऑफ द नेशन। वाह, अच्छा है। महात्मा गांधी ने किन्हें ऑथर ऑफ नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ द नेशन कह के संबोधित किया? वैसे ये क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आएगा तो कई एस्पिरेंट कंफ्यूज होंगे कि फादर ऑफ द नेशन कह के तो हम खुद महात्मा गांधी को बुलाते हैं, तो महात्मा गांधी ने भाई किसको फिर फादर ऑफ नेशन कह के संबोधित किया? तो महात्मा गांधी ने अपने से एक सीनियर एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर अक्रॉस मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस दादा भाई नौरोजी को फादर ऑफ नेशनलिज्म फादर ऑफ द नेशन एंड ऑथर ऑफ नेशनलिज्म कह के संबोधित किया था। महात्मा गांधी ने बोला था, आज भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था प्रैक्टिस के लिए पोस्ट वाले सेक्शन में, महात्मा गांधी ने दादा भाई नौरोजी के बारे में बताया कि ये जो होम रूल मूवमेंट का सिद्धांत है, अगर ये दादा भाई नौरोजी नहीं देते तो आगे आने वाली युवा कई वर्षों तक इसे समझ नहीं सकते। होम रूल का सिद्धांत, सेल्फ गवर्नमेंट का सिद्धांत, ये दादा भाई नौरोजी ने इनको काफी पॉपुलर किया। इन्होंने समझाया भारतीयों को कि किस तरह से ब्रिटिश ड्रेन कर रहे हैं इकोनॉमिक वेल्थ को, और ये जो समझाना था इकोनॉमिक वेल्थ को समझाना, इससे धीरे धीरे भारतीयों के अंदर सेल्फ गवर्निंग राइट्स को लेकर इंटरेस्ट जगा कि हाँ, जब हमारा इकोनॉमिक ड्रेन ब्रिटिश कर रहे हैं तो जब हमारे इंडियंस हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे तो ये इकोनॉमिक ड्रेन तो कम से कम रुकेगा। हालांकि दादा भाई नौरोजी को क्या पता था कि उसके बाद ये इंडियंस आएंगे, गोरा बाबू चले जाएंगे और भूरे बाबू आकर हमको लूटेंगे। अफसोस की बात है, पर ठीक है। आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। खुद महात्मा गांधी, जिनको फादर ऑफ द नेशन भी बुलाते हैं, उन्होंने इनको फादर ऑफ द नेशन कह के या फाउंडर ऑफ ऑथर ऑफ नेशनलिज्म कह के बुलाया है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये सारी चीजें करंट में रहती हैं, स्टैटिक बुक्स में, स्टैटिक नोट्स में नहीं रहेंगी, इसलिए आपको यहां से कवर करना है। नेक्स्ट क्या? लखनऊ हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, बिकमिंग द सेकंड इंडियन सिटी आफ्टर कोलकाता। अब पहला पार्ट इस स्टेटमेंट का करेक्ट है कि लखनऊ को रिसेंटली यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, वैसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी कहने का मतलब क्या? कि लखनऊ में जाकर पेट में गैस हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। वहां जाकर आपको ना पेट में गैस होगा, ना आपको इनो खाने की जरूरत है। एक्चुअली लखनऊ जो है ना, लखनऊ अपने तहजीब के लिए जाना जाता है। लखनऊ बड़े टेस्टी पकवान के लिए जाना जाता है। लखनऊ अपने उस कुजीन के लिए जाना जाता है जो सदियों से चली आ रही है। तो ये जो हमारा यूनेस्को का क्लासिफिकेशन है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ये इंडिकेट करता है उन सिटीज को दोज विच हैव रिच वेल डेवलप्ड कुलिनरी कल्चर, हाई क्वालिटी ट्रेडिशनल फूड एंड कमिटमेंट टू सस्टेनेबल फूड सिस्टम। सो अगर कल को किसी सिटी को यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी से संबोधित किया गया तो वो गैस्ट्रिक से रिलेटेड नहीं, वो उसके रिच फूड कल्चरल ट्रेडिशन से रिलेटेड है। बुझे? पहला पार्ट करेक्ट है, बट सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? बिकमिंग द सेकंड इंडियन सिटी आफ्टर कोलकाता। ये गलत है, क्योंकि पहला इंडियन सिटी हैदराबाद है। जब हम हैदराबाद जाते हैं तो हम सबके मुंह में एक शब्द रहता है, हैदराबादी बिरयानी। तो हैदराबादी बिरयानी की भी अपनी बड़ी रिच हिस्ट्री है। बनाने आता है तो कभी बनाओ, बनाकर खाओ, हमें भी खिला दो भाई हैदराबादी बिरयानी। ठीक, हैदराबाद जाकर खाना, वहां पे तो और बढ़िया टेस्टी मिलती है, बहुत सारे फेमस स्पॉट्स हैं। तो पहली इंडियन सिटी जिसको यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में इंक्लूड किया गया वो हैदराबाद था। सेकंड लखनऊ है। यहां स्टेटमेंट सेकंड पार्ट गलत था, तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। सेकंड क्या? इंडिया रैंक्स 7th ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। एक्चुअली इंडिया ना अब 7th नहीं, एक्चुअली 6th रैंक पर है। कौन से रैंक पर? 6th रैंक पर, 6th पोजीशन पर। इंडिया की तरफ से कई ऐसे प्लेसेस हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड हो रहे हैं। तो अब ग्लोबली इंडिया 6ठे नंबर पर, 6th पोजीशन पर पहुंच गया है। दोनों आंसर स्टेटमेंट गलत थे, हमें करेक्ट ढूंढना था, हम नाइदर 1 नॉर 2 चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही अपोज्ड आइडल वर्शिप एंड एक्सेसिव रिचुअलिज्म इन हिंदुइज्म, सपोर्टेड विमेन्स एजुकेशन, कंडेम्ड चाइल्ड मैरिज एंड अपोज्ड अनटचेबिलिटी। ये स्टेटमेंट लिखा गया है कि ये स्टेटमेंट किनके बारे में है? दूसरा स्टेटमेंट भी है
that he advocated cow protection, published a pamphlet titled Gokura Nidhi and later established the Gaurakshini Sabha. And this statement is about none other than but स्वामी दयानंद सरस्वती। किनके बारे में ये स्टेटमेंट है? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, जिनकी जो फेमस बुक है उस बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, है ना। आर्य समाज की स्थापना अराउंड 1875, सत्यार्थ प्रकाश वो भी लगभग इसी टाइम में लिखी गई है। इन्होंने ही वो स्लोगन दिया था, गो बैक टू वेदाज, वेद की ओर वापस चलो। सोशल रिफॉर्म में हम इनको रिवाइवलिस्ट सोशल रिफॉर्मर बुलाते हैं, जिनका ये कहना था कि भारत का जो पास्ट है वो अपने आप में ग्लोरियस है, अगर हम उसे समझने लगे, उससे सीखने लगे तो भारत का जो फ्यूचर होगा वो भी ग्लोरियस होगा। ये भी अपने एक टाइप का नेशनलिज्म प्रमोशन का तरीका था। गांधी जी का अलग, इनका अलग, बाकी लीडर्स का अलग। इन्होंने ही क्या किया? इन्होंने आइडल वर्शिप का अपोज किया, बिल्कुल, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। तो जो इंसान वैदिक फिलॉसफी की बात करेगा ऑब्वियसली आइडल वर्शिप का अपोज करेगा, क्योंकि वैदिक फिलॉसफी में, वैदिक रिलीजन में आइडल वर्शिप की तो जगह नहीं थी। वैदिक फिलॉसफी में, वैदिक रिलीजन में नेचुरल वर्शिप की जरूरत थी। नेचुरल फोर्सेस को, सन को, मून को, अरुण को, वरुण को, वायु को, अग्नि को, पृथ्वी को, इसको वर्शिप करते थे। और सेकेंड पार्ट भी ये दैट ही एडवोकेटेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउ। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने एक पैम्पलेट या अपनी एक बुक स्टार्ट की जिसको गोकर्ण निधि बोलते हैं, जिससे इन्होंने समझाया कि गौ जो है, गाय जो है वो जिंदा ज्यादा कीमती है, क्योंकि आप उससे खेतों में यूज कर सकते हो। जो दूध मिलता है ऑब्वियसली वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बड़ा हेल्दी होता है। इवन जो गोबर करती है वो भी खाद के रूप में यूज हो सकता है, हल चलाने में मदद कर सकती है। दैट्स वाई इन्होंने गौरक्षणी सभा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, गौरक्षणी सभा। तो हम इनके बारे में बाकी चीज जानते थे, पर ये गौरक्षणी सभा वाला इंफॉर्मेशन भी आज हमें मालूम पड़ा अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए, और ये सारी चीजें पिछले साल हैं, न्यूज में रही हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या? खिदो खुंदी। खिदो खुंदी इज रिगार्डेड एज द ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न स्पोर्ट्स? अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम न्यूज़पेपर। खिदो खुंदी पता है किसका नाम है? खिदो खुंदी इज द नेम ऑफ हॉकी। तुम में से कोई हॉकी प्लेयर है क्या? क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर बहुत मिलते हैं, हॉकी प्लेयर थोड़े कम मिलते हैं। कोई हॉकी प्लेयर हो तो बताओ जरा, अपने हॉकी के एक्सपीरियंस बताना। मेरा एक दोस्त है करण, बड़ा अच्छा हॉकी प्लेयर था, कॉलेज में खेलता था साथ में। अब बेचारा कंप्यूटर के साथ खेलता है, कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद। तो हॉकी को ही इंडिया में किस नाम से बुलाया जाता था गाइज? खिदो खुंदी के नाम से। अब ये चीज क्यों न्यूज में रहा? बिकॉज 2025 और नवंबर 7, 2025 मार्क्ड द 100th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन हॉकी फेडरेशन। देखो ये करंट से रिलेटेड हो गया, पिछले साल है ना, आएगा ना ये क्वेश्चन यूपीएससी, एपीएससी, इन सब प्रीलिम्स में आने के चांसेस है ना। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन का 100 साल पूरा हुआ है, इसलिए न्यूज़पेपर में हॉकी का एक नाम खिदो खुंदी के नाम से बुलाते थे, वो भी मेंशन कर दिया गया। जो अर्लीस्ट हॉकी क्लब बने थे वो बने थे कलकत्ता में, कोलकाता, मुंह में थोड़ा सा रोश आना चाहिए रोशोगुल्ला बोलने के टाइम में, जैसे कोलकाता बोलते हैं। फिर उसके बाद बॉम्बे में बना, पंजाब में बना। सबसे पहले हॉकी एसोसिएशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहला हॉकी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम में बना था। भारत में लोग इसको खेलते थे और खिदो खुंदी के नाम से बुलाते थे। खिदो खुंदी मतलब एक कॉटन बॉल और उसको खेलने के लिए स्टिक, खिदो खुंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैलिको एक्ट। कैलिको एक्ट से रिलेटेड यहां तो सबसे पहले हमको यह समझना है कि कैलिको किसको बुला रहे हैं भैया। व्हाट इज कैलिको, है ना? कैलिको क्या है? तभी तो हमको ब्रिटिश का बनाया हुआ कैलिको एक्ट 1721 का समझ में आएगा। तो कैलिको है एक टाइप का कोअर्स कॉटन, जिसका प्रोडक्शन इंडिया से होता था। कोअर्स मतलब थोड़ा रफ होता था, पर इसकी डिमांड ना ब्रिटेन में, बाकी जगहों पर काफी थी, यूरोप में काफी थी। तो इंडिया से ये जो कॉटन ब्रिटेन में जा रहा था ना, तो ब्रिटेन के जो कॉटन प्रोड्यूसर्स थे या फैक्ट्री में जब वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उनको चैलेंज फेस होने लग गया कि अरे अब वहां पर कॉटन प्रोडक्शन इंडिया से आ रहा है और ये जो हमारा कैलिको था ये रफ होता था लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी होती थी, इसको फिर इंप्रूव किया जा सकता था। अनब्लीच्ड होता था तो बाकी चीजों में यूज कर सकते थे, अनप्रोसेस्ड होता था या सेमी प्रोसेस्ड होता था। तो जब ब्रिटेन में कंपटीशन होने लग गया तो ब्रिटिश लोगों ने कैलिको एक्ट ले आया, और कैलिको एक्ट 1721 से इंडिया से जो कैलिको जाता था या इंडिया से जो मुस्लिन जाता था, हम ये भी पढ़ेंगे मुस्लिन कैलिको सबके बारे में, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और अमेरिका से फिर मंगवाने लग गए इंडियंस के साथ। यही बिजनेस में भी रेशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, यही कैलिको एक्ट था।
अब पढ़ो पहला स्टेटमेंट, द एक्ट एम्ड टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री पार्टिकुलरली द वुल एंड सिल्क प्रोड्यूसर्स फ्रॉम कंपटीशन पोज्ड बाय इनएक्सपेंसिव एंड अट्रैक्टिव इंडियन कैलिको टेक्सटाइल। एकदम करेक्ट है, यही बात था, इंडियन कैलिको टेक्सटाइल से जो कंपटीशन मिल रहा था उससे बचाने के लिए। दूसरा क्या, द टर्म कैलिको रेफर्स टू अनब्लीच्ड एंड ऑफन अनफिनिश्ड कॉटन इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। करेक्ट, अभी समझाया मैंने कैलिको। कैलिको क्यों बुलाते थे उसके पीछे एक रीजन है, वैसे रीजन और भी दिए जाते हैं, पर सबसे पॉपुलर रीजन ये है कि कहा जाता है कि काली कट से इसका एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ, और या काली कट में पहली बार इसको कैलिको के नाम से बुलाया गया, तब से ये कैलिको 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 के नाम से पॉपुलर हो गया। थर्ड, विथ द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इंक्रीज्ड इंपोर्ट ऑफ कॉटन फ्रॉम अमेरिका, ब्रिटेन इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स। ये भी करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको पूछ रहा था नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट तो पूछा ही नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट नॉट करेक्ट पे ध्यान देना है, करेक्ट होने के चक्कर में सी मार के नहीं चले आना, ऑल थ्री। पॉजिटिव होना अच्छी बात है, बट ओवर पॉजिटिव होने के चक्कर में खुद की गलती मत करवा लेना, कुल्हाड़ी पे पांव मार के मत चले आना, पांव पर कुल्हाड़ी मारो या कुल्हाड़ी पे पांव। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट चूज करना, कुल्हाड़ी पे पांव मारने जैसा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, चिंड्स। अब जब कैलिको न्यूज में था, हमने कैलिको पढ़ा, तो कैलिको के साथ साथ में कुछ और भी टर्म होते हैं जिनको कई बार एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया, जैसे मुस्लिन, जैसे चिंच, राइट, जैसे पटोला, जमदानी। आज हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहला क्या है, चिंच। चिंच, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पेयर है, हमें मालूम करना कौन कौन सा करेक्ट है गलत है, समझ लेते हैं। यहाँ चिंच, हैंड पेंटेड स्टेंड और वुड ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक। एकदम करेक्ट बात है कि चिंट जो था ना वो कॉटन फैब्रिक होता था, जिसके ऊपर मतलब हैंड पेंट, हाथ से या तो कारीगरी की जाती थी या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग किया जाता था। आगे जाके जो चिंट है ना, उससे रिलेटेड एक वर्क, कलमकारी वर्क बड़ा पॉपुलर हुआ। कलमकारी, जिसको हम फोक पेंटिंग के रूप में पढ़ते हैं तेलुगु रीजन में, कलमकारी, ये चिंट्स क्लोथ पे ही किया जाता है। या एक कॉटन क्लोथ होता है जिसपे ब्लॉक पेंटिंग की जाती है, और ब्लॉक पेंटिंग के साथ साथ फिर कलम से, मतलब एकदम फाइन टिप वाले लकड़ी के या बैम्बू के पेन से पेंटिंग करते हैं। क्या कहलाता है, चिंच। कॉटन फैब्रिक है, याद रखना। कॉटन और सिल्क के बीच का डिफरेंस भी याद रखना है। मोस्ट ऑफ द फैब्रिक जो आपको इंडिया से मिलेंगे, जैसे कैलिको कॉटन, चिंच कॉटन, पर कुछ आपको मिलेगा सिल्क वाला भी। सेकंड, मुस्लिन, सिल्क क्लोथ प्रोड्यूस्ड इन ईस्ट बंगाल एंड आसाम। इतने जल्दी नहीं पहुंच जाना है, ऐसे नहीं दिमाग लगाना करे आसाम में तो सिल्क का प्रोडक्शन होता है। बाय द वे, कौन कौन से सिल्क की वैरायटी आसाम में मिलती है, और किस सिल्क को अहिंसा सिल्क बुलाया जाता है, ये मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे। आसाम में कौन कौन सी सिल्क की वैरायटी है और किस सिल्क को अहिंसा सिल्क बुलाते हैं, अहिंसा सिल्क, राइट। तो मुस्लिम जो है, ऐसे नहीं सोचना है कि आसाम में तो सिल्क की काफी वैरायटी है तो मुस्लिम जरूर सिल्क क्लोथ होगा क्योंकि ईस्ट बंगाल एंड आसाम लिखा है, ना भैया ना। मुस्लिम जो है ये भी कौन सा क्लोथ है गाइज, कॉटन क्लोथ है, नॉट सिल्क क्लोथ। सेकेंड रॉन्ग हो गया पेयर। थर्ड, जमदानी, टेक्सटाइल विथ इंट्रिकेट फ्लोरल मोटिव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बंगाल। करेक्ट। जमदानी जो है ना, इसमें फ्लोरल मोटिव्स, फ्लोरल पैटर्न बनाए जाते थे। गूगल पे जाके आप सर्च कीजिएगा तो आपको जमदानी आर्ट के साड़ियां, जमदानी आर्ट की कुर्ती बहुत मिलेंगे। बॉयज के लिए थोड़े कम कपड़े बनते हैं, साड़ी कुर्ती ज्यादा मिलेगी आपको जमदानी आर्ट का, पटोला आर्ट का। बॉयज के लिए एक आध कुर्ता मिल जाएगा, खरीद लेना, पहनने का मन होगा तो। ये ना बंगाल में, बांग्लादेश में काफी पॉपुलर होगा जमदानी, राइट। फ्लोरल मोटिव होता है जमदानी में, याद रखेंगे इस पर। ये भी कॉटन ही होगा। पटोला, हैंड वुवन डबल इक्कत सिल्क साड़ी फ्रॉम गुजरात, पाटन गुजरात। सही है। पटोला जो है ना, ये सिल्क के ऊपर किया जाता है, डबल इक्कत सिल्क है ना, गांठ लगाकर ऐसे हम सिल्क के ऊपर वर्क बनाते हैं। थोड़ा फ्लोरल मोटिव भी यूज किया जाता है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, कैलिको कॉटन, चिंट्स कॉटन, चिंट्स क्लोथ और कलमकारी आर्ट भी रिलेटेड है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, मुस्लिन कॉटन, जमदानी कॉटन। एक हमने पढ़ा क्या, पटोला, जो कि कौन से क्लोथ पर हो रहा है, सिल्क क्लोथ पर। कहां, गुजरात में, पटोला क्लोथ वर्क। एक और एग्जांपल जैसे चिकनकारी। चिकनकारी क्या है, ये चिकन, इसके बारे में वो लखनऊ वाला बड़ा अच्छा डायलॉग है, लखनऊ में मिलता है चिकनकारी, कुर्ते के ऊपर बनाने वाला डिजाइन। ये खाने वाला चिकन नहीं है। बड़ा अच्छा कहा था ना अनु कपूर साहब ने किसी मूवी में कि खाने वाला चिकन अगर पहन लिया तो बेइज्जती हो जाएगी, और पहनने वाला अगर खा लिया तो पेट बिगड़ जाएगा। इसलिए सोच समझ के लखनऊ में, राइट। लखनऊ है, मुस्कुराइए, लेकिन मुस्कुराने के टाइम में अपना दिमाग नहीं छोड़ देना है। बाय द वे, आपको ये याद रखना है कौन सा कॉटन का बना है, कौन सा
सिल्क का बना है और उसके क्या प्रॉपर्टी होते हैं। फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं, चिंड्स, इसमें पेंटिंग होगी, हैंड से ब्लॉक पेंटिंग होगी, इसमें हम कलम से भी पेंटिंग करेंगे जिसको कलमकारी बोलेंगे। कॉटन वर्क है। मुस्लिन, ये भी सिल्क नहीं कॉटन वर्क है, बंगाल में बांग्लादेश में काफी किया जाएगा मुस्लिन। जमदानी जो है, जमदानी कॉटन वर्क है। स्पेशल इसके फीचर क्या होते हैं, फ्लोरल मोटिव्स, फूल वाला डिजाइन रहता है, फूल बनाने के लिए नहीं, फूल वाला रहता है, फ्लावर्स वाला। पटोला, ये सिल्क वर्क है, डबल लिखत सिल्क साड़ी है जो गुजरात पाटन रीजन में बनाई जाती थी। आंसर क्या होगा, ओनली 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। टोटल 20 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा मैं जल पी लेता हूं। ऐसे ऐसे करके हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड ना अपना प्री सिक्योर रिवीजन कर लेंगे, बाकी करंट अफेयर्स भी रिवाइज कर लेंगे कि करंट अफेयर्स में हिस्ट्री, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर से कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर 11, She was elected to the Constituent Assembly of India from the Madras constituency and at the age of 34 was among the youngest members and the only Dalit woman in the assembly। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी वो लेडी हैं, राइट, जो कि मद्रास से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट होती हैं। She was among the youngest member, यंगेस्ट मेंबर्स में से भी एक थी, एंड ओनली दलित वुमेन थी असेंबली में। असेंबली में सिर्फ इकलौती दलित वुमेन थी, मद्रास से इलेक्ट होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गई। नाम क्या है उनका, उनका नाम है दक्षयानी वेल्युधन। दक्षयानी वेल्युधन ये थी एक्चुअली में दलित राइट के लिए काम करने वाली एक महिला। आजकल जो कई लोग हैं नेता लोग, वो कितना किसके राइट के लिए काम करते हैं तो तुम लोग बेहतर ही समझते हो। चलिए दक्षयानी जी के बारे में हम पढ़ें तो दक्षयानी जी का रोल क्या है। 15 जुलाई 1912 में इनका जन्म होता है पुलाया कम्युनिटी में, है ना, पुलाया कम्युनिटी, तभी डिप्रेस्ड क्लासेस कम्युनिटी में काउंट होती थी। तो सी वॉज इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास। काफी यंग एज में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाती हैं, बड़े अच्छे से लीडरशिप रोल प्ले करती हैं, गांधी जी को काफी मानती थी, गांधीयन भी मानी जाती हैं, पर गांधीयन के साथ साथ अंबेडकर जी के भी व्यूज से ताल्लुकात रखती थी कुछ पॉइंट्स पर कि हाँ डिप्रेस्ड क्लासेस को उनके राइट मिलना चाहिए, गांधी जी के आइडियाज भी इन्हें पसंद थे, है ना। यही इनमें सबसे अच्छी बात थी। दक्षयानी जी में सबसे अच्छी बात क्या थी कि गांधी जी के जो हरिजन वर्ग था उसको भी इन्होंने काफी सपोर्ट किया। इनका व्यू ये था कि सेपरेट इलेक्ट्रेट डिप्रेस्ड क्लासेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेपरेट इलेक्ट्रेट के वजह से ना बंटवारा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मानती थी कि डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ काफी अन्याय हुआ है और वो राइट्स इन्हें जरूर मिलने चाहिए। तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी दोनों से रिलेटेड रही। मद्रास की तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाती है काफी यंग एज में, एंड शी वाज द ओनली दलित वुमेन इन द असेंबली। ठीक है, जब टाइम पड़ा तो गांधी जी के साथ भी इन्होंने काम किया, टाइम पड़ा तो बी आर अम्बेडकर के साथ भी काम किया, लेकिन जब मौका आया कि नहीं अपने बात को स्ट्रांगली रखना है तो स्ट्रांगली अपने बात को प्रेजेंट भी किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, The following pairs related to the administrative office of Mughal Empire। पहला क्या है, वॉकिस नबी। वॉकिस नबी एक्चुअली में ना ऑडिटर नहीं होता था। वॉकिस नबी क्या होता था, वॉकिस नबी वॉज एन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्पायर। एम्पायर के टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होते थे, उसको मॉनिटर करने का काम, उसको रिकॉर्ड करने का काम वॉकिस नबी करते थे, ऑडिटर नहीं थे। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जैसे सपोज एम्पायर जो है, एम्पायर ने कोई फेमस डिसीजन लिया रेवेन्यू से रिलेटेड, रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड, या एम्पायर ने अपनी बायोग्राफी प्रेजेंट की जिसमें अपने एंसेस्टर्स के बारे में मेंशन किया, तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने का काम, रिपोर्ट करने का काम वॉकिस नबी करेंगे। दूसरा क्या है, मीर समन, हेड ऑफ कारखाना। ये सही है, मीर समन नाम का एक ऑफिसर होता था जो कारखाना का हेड होता था। कारखाना बोले तो इंपेरियल वर्कशॉप, है ना, इंपेरियल वर्कशॉप। मुगल के टाइम में जो वर्कशॉप होता था जहां कहीं पेंटिंग बनाई जा रही है ना, पेंटिंग का भी कारखाना होता था, उसका भी एक स्पेशल नाम है, एनसीईआरटी के लेक्चर्स में मैंने समझाया है। जहां पर कपड़े बनाए जा रहे हैं, जहां ज्वेलरी बनाई जा रही है, उनका हेड कौन है, मीर समन। और मीर बख्शी ये मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड है। ही इज नॉट द कमांडर ऑफ मुगल आर्मी। मुगल आर्मी का कमांडर कौन होगा, एम्पायर होगा। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड है, ये चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ है, ऐसा समझेंगे, पे मास्टर है मीर बख्शी। मनसबदारी सिस्टम समझाया था ना, वहां पे मीर बख्शी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट फिर एक टर्म न्यूज में क्या रहा, कंटक शोधन।
कि ये जो कंटक शोधन है इट रेफर्स टू व्हाट, आइडिया लगाओ ऐसे पढ़ के, बिना जाने कंटक शोधन क्या है आप आंसर नहीं कर सकते, लेकिन आज के बाद से हम याद रखेंगे कि कंटक शोधन इज ए कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्रिमिनल जस्टिस विच वॉज मेंशन्ड इन नन अदर देन बट अर्थशास्त्र विच वॉज रिटन बाय द ग्रेट टीचर चाणक्य। जो चाणक्य थे ग्रेट टीचर, उनके अर्थशास्त्र में कंटक शोधन मेंशन्ड है जो क्रिमिनल जस्टिस के बारे में बताता है कि जो अगर कोई इंसान लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करेगा तो उसको किस तरह से पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्या प्रोसेस होने चाहिए, ये कंटक शोधन। ये न्यूज में था अर्थशास्त्र से रिलेटेड, क्योंकि अर्थशास्त्र हमेशा न्यूज में आते रहता है। नेक्स्ट क्या, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस अभी भी चल रहा है, इजराइल ईरान यूएसए, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, ये सब थमने का नाम ही नहीं लेते हैं। उसी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट जो पास्ट में दिया गया था, क्या, पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द अरब्स इन द सेम सेंस दैट इंग्लैंड बिलोंग्स टू इंग्लिश और फ्रांस टू द फ्रेंच। वाह क्या स्टेटमेंट है, बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है। आज कोई लीडर इतना बोल्ड स्टेटमेंट दे दूर की बात है, तभी एक लीडर ने दिया था बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट जो सच बोलने से नहीं घबराता था, कि पैलेस्टाइन अरब्स को बिलोंग करता है उसी तरह जैसे इंग्लैंड इंग्लिश का और फ्रांस फ्रेंच का है। वॉज रिटन इन एन आर्टिकल द ज्यूज पब्लिश्ड इन 1938 बाय नन अदर देन बट मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही गाइज अपनी जो उनकी जर्नल आती थी ना, हरिजन जर्नल, उन्होंने ही इसमें पब्लिश किया था द ज्यूज नाम के एक आर्टिकल से कि पैलेस्टाइन जिसके ऊपर ज्यूज अपना राइट एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, या जो कहा जाता था कि जो जियोनिस्ट मूवमेंट है वो पैलेस्टाइन पे अपना राइट एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, गांधी जी ने इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था। ये स्टेटमेंट आज देने की हिम्मत बहुत कम ही लीडर में होगी, गिने चुने लीडर में होगी। तब महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था। महात्मा गांधी ने बोला कि मुझे ज्यूज के साथ बिल्कुल हमदर्दी है, हिटलर की पूरी तरह से वो अगेंस्ट थे कि हिटलर ने जो किया गलत किया, बिल्कुल उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। बट महात्मा गांधी ने साथ ही साथ ये भी बिल्कुल बोला कि जो जियोनिस्ट गवर्नमेंट है या जो इजराइल की तभी गवर्नमेंट है, जियोनिस्ट मूवमेंट जो चल रहा था, वो पैलेस्टाइन में अपना हक जमाने की जो कोशिश कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू द अरब पीपल। दिस वाज द व्यू ऑफ एम.के. गांधी। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको अपने आईआर के आंसर्स लिखने में आज भी यूज कर सकते हो। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय महात्मा गांधी इन हिज फेमस जर्नल हरिजन, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद स्टार्ट किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदीर अट्टम। सदीर अट्टम रेफर्स टू व्हाट? सदीर अट्टम, सदीर अट्टम मोहिनी अट्टम तुमने पढ़ा है, बट सदीर अट्टम मोहिनी अट्टम नहीं है। सदीर अट्टम एक्चुअली में क्या है? सदीर अट्टम इज एंशिएंट इंडियन डांस ट्रेटाइज विच इज रिलेटेड टू, अच्छा एंशिएंट इंडियन डांस ट्रेटाइज भी नहीं, सिर्फ डांस ट्रेटाइज नहीं है। सदीर अट्टम नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, क्योंकि सदीर अट्टम डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? हमारा कहा गया भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, वेयर इज भरतनाट्यम? नहीं दिख रहा, ये रहा। डायरेक्टली सदीर अट्टम किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम। मोहिनी अट्टम से नहीं। मोहिनी अट्टम तमिलनाडु के यहाँ पास में पड़ोस में केरला में प्रैक्टिस किया जा रहा है। यह सदीर अट्टम है। भरतनाट्यम का एक पुराना नाम, भरतनाट्यम को इस नाम से भी जाना जाता था, पॉपुलरली भरतनाट्यम के नाम से बुलाते हैं। सदीर अट्टम को और भी नामों से बुलाते थे, जैसे दासी अट्टम, चिन्नामेलम एंड सदीर नाच। राइट, तो आंसर यहां पर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। सी नहीं हम चूज करेंगे, एन एंशिएंट इंडियन डांस ट्रेटाइज नहीं चूज करेंगे, क्योंकि सदीर अट्टम डायरेक्टली डांस का नाम है, डांस के ऊपर कोई बुक नहीं है। राइट, दैट्स व्हाई वी विल नॉट चूज सी, वी विल चूज डी। इट इज अ नेम ऑफ भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विथ रेफरेंस टू अमार जीवन। ये भी पिछले साल का है, मैंने प्री सिक्योर में भी कवर कर रखा था। अमार जीवन पब्लिश्ड इन 1876। Consider the following statement. It was the first full-length autobiography written by an Indian indentured labor. नहीं, ये किसी इंडियन इंडेंचर्ड लेबर ने नहीं लिखा है गाइज। ये राजसुंदरी देवी नाम की एक लेडी थी, एक महिला थी, जिन्होंने लिखा था कि किस तरह से एक अपर कास्ट बंगाली हाउस होल्ड में इनका जो जीवन है वो बंदी हो गया है। केस्ड बर्ड की तरह इन्होंने खुद को फील किया था अपनी बुक अमार जीवन में। इन्होंने बोला कि ये जो अपर कास्ट बंगाली हाउस होल्ड है, वेल्दी अपर कास्ट बंगाली हाउस होल्ड है, यहाँ पे मुझे फ्रीडम नहीं है एक्सप्रेशन का या बाकी कुछ सीखने का, पढ़ने का। बट इन्होंने पढ़ने की कोशिश की थी, पढ़ने की कोशिश की, और वो पढ़ना पता इन्होंने कैसे सीखा? उसके लिए वैष्णवाइट जो टीचिंग्स पहले चलती थी, जैसे चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स है या बाकी वैष्णवाइट सेंट्स की टीचिंग्स है, वो इनके लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वैष्णवाइट ट्रेडिशन इनके लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगा, दैट इट रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णवाइट ट्रेडिशन।
वेस्टर्नाइट ट्रेडिशन के इन्फ्लुएंस को रेफर कर रहा है। करेक्ट ढूंढना है हमें, नॉट करेक्ट ढूंढना है। आंसर हम ए चूज करेंगे, वन ओनली। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि इनका ये जो बुक है अमार जीवन, वैसे ये इनकी बायोग्राफी है। किनकी बायोग्राफी? राजसुंदरी देवी की, जो कि एक अपर कास्ट बंगाली वेल्दी फैमिली में थी, जहां पर इन्हें लग रहा था कि इन्हें आजादी नहीं है, ये पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही थी या बाकी कोई एक्सप्रेशन करना चाहती थी, सपोज पढ़ाना चाहती थी, काम करना चाहती थी उसमें, तो इन्होंने अपनी जीवनी लिखी अमार जीवन। इन्होंने बोला मुझे बंदी जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वेस्टर्नाइट मूवमेंट जो है इससे मैंने काफी कुछ सीखा है और ये मुझे मेरी जिंदगी में उत्थान के लिए या प्रोग्रेस के लिए काफी मोटिवेट करता है। करंट में मेंशन था, याद रखेंगे हमेशा, अमार जीवन। 17 नुपीलान इन मॉडर्न डे हिस्ट्री रेफर्स टू व्हाट? वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हमारी प्रेसिडेंट इससे एसोसिएटेड है क्योंकि प्रेसिडेंट इस इवेंट में गई थी। नुपीलान क्या बोल रहा है? विमेन लेड एजिटेशन इन मणिपुर अगेंस्ट कॉलोनियल इकोनॉमिस्ट पॉलिसी। पहला ही ऑप्शन में आंसर है। नुपीलान एक्चुअली में मेटेई कम्युनिटी का, मणिपुर में रहने वाली हमारी वीर बहादुर महिलाओं का एक एजिटेशन है। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। नुपीलान, स्टेटमेंट करेक्ट। नुपीलान जिसका मतलब होता है विमेन्स वॉर मेटेई लैंग्वेज में। दो बार हुआ ये इवेंट, मेनली 1908 एंड 1939। और ये जो 1939 वाला जो इवेंट है ना, मेनली इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 12 में। ये देखो दिसंबर 12, जब हम नुपीलान डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार नन अदर देन बट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, सी वेंट टू पे ट्रिब्यूट एट द मेमोरियल इन इम्फाल। मणिपुर गई थी, इम्फाल गई थी, और वहां पर इन्होंने 86th नुपीलान डे, जो कि दिसंबर 12 को मनाया जाएगा, पिछले साल दिसंबर 12 को मनाया गया, वहां जाकर इन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की, ट्रिब्यूट ऑफर किया। ये नुपीलान किससे रिलेटेड है? हमारी मेटेई कम्युनिटी की, मणिपुर की हमारी औरतों का, जिन्होंने बहादुरी के साथ अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी दो बार, 1908 एंड 1939। अंग्रेजों के साथ साथ जो और बाकी मनी लेंडर्स वगैरह होते थे ना, उनके अगेंस्ट भी, राइट? क्योंकि लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के साथ नहीं होती थी, अंग्रेजों के साथ वैसे लोग की भी होती थी जो वैसे होते थे भूरे बाबू, लेकिन गोरे बाबू की तरह ही बाकियों को सताते थे। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू सेरिंगसा बैटल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, विथ रेफरेंस टू सेरिंगसिया बैटल, करंट में मेंशन था, कंसीडर द फॉलोइंग। सेरिंगसिया बैटल समझो क्या है। पहला स्टेटमेंट, इट वाज एन आदिवासी रेसिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1837। सही है, ये आदिवासी रेसिस्टेंस मूवमेंट ही है। सेरिंगसिया बैटल प्रेजेंट डे झारखंड रीजन का आदिवासी मूवमेंट है ना। कौन सी कम्युनिटी करेगी? हो कम्युनिटी करेगी, राइट? द होज, होज मतलब यहाँ पे हो कम्युनिटी को हम रेफर कर रहे हैं। हो कम्युनिटी को आपको यहाँ पे झारखंड वाले रीजन में मिलेगी। अब झारखंड के साथ साथ थोड़ा वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी आपको लोग मिलेंगे, बिहार में भी मिलेंगे। तो ये लोग यहाँ पर पहले सेटल्ड थे और ब्रिटिश की पॉलिसीज के अगेंस्ट पहले से काफी पीड़ित थे। ब्रिटिश के साथ साथ जो मनी लेंडर्स और जमींदार होते थे, ये भी इनका काफी एक्सप्लॉइटेशन करते थे। सो नॉट जस्ट द ब्रिटिश, इनका जो मूवमेंट है, जो हम सेरिंगसिया बैटल की बात करते हैं 1837 के अराउंड, ये सेरिंगसिया बैटल ईस्ट इंडिया कंपनी के भी अगेंस्ट था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बाकी मिडिलमैन होते थे, जमींदार, मनी लेंडर्स है ना, उनके भी अगेंस्ट था। उनके भी जो इनकी पॉलिसीज होती थी जिसके थ्रू एक्सप्लॉइट करते थे, उन सबके अगेंस्ट था हो कम्युनिटी का। द बैटल टुक प्लेस इन अ वैली कॉल्ड सेरिंगसिया इन प्रेजेंट डे झारखंड। यस, प्रेजेंट डे झारखंड में सिंहभूम के पास ये प्लेस पड़ता है, यहीं पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। थर्ड, द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड विथ अ ट्रीटी दैट इम्पोज्ड टैक्सेस ऑन आदिवासी पेएबल टू ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड लोकल जमींदार। एक्चुअली ये बैटल ना किसी ट्रीटी से खत्म नहीं हुआ। बैटल के बाद एक्चुअली हो कम्युनिटी के जो लीडर थे उनको फांसी दे दी गई, कई लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, कई लोगों को गोली मार दी गई। बैटल के बाद कुछ बातें मानी गई थी पर कोई ट्रीटी साइन नहीं हुआ था। और यहां तक ये टैक्सेशन की बात है ना, तो टैक्सेशन पहले लेते थे, एक्चुअली ट्रीटी पहले साइन की गई थी जिससे इनके ऊपर हेवी टैक्सेशन इंपोज कर दिया गया था। दैट वाज वन ऑफ द रीजन, द हेवी टैक्सेशन वाज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड सेरिंगसिया बैटल। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें करेक्ट ढूंढना था। आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली। कौन सी कम्युनिटी ने किया? हो ट्राइबल कम्युनिटी ने किया झारखंड रीजन में सेरिंगसिया बैटल। न्यूज में मेंशन था क्योंकि पिछले बार ये जो सेरिंगसिया बैटल है, सेरिंगसिया जो रेसिस्टेंस है हो कम्युनिटी का, इसको लार्ज लेवल पर सेलिब्रेट किया गया था, इसलिए ये न्यूज में मेंशन था। आप याद रखेंगे इसे। दूसरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोषण पोया एंड उंडुवा पोया फेस्टिवल। बड़ा इंपॉर्टेंट, बुद्धिज्म से रिलेटेड। पोषण पोया और उंडुवा पोया ये दोनों बुद्धिज्म से रिलेटेड फेस्टिवल हैं। दे आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, और स्पेसिफिकली कहां सेलिब्रेट किया जाता है? हमारे पड़ोस में श्रीलंका में। पोषण पोया जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है जब 2000 साल पहले बुद्धिज्म श्रीलंका पहुंचा, और स्पेशली यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है अशोक के बेटे महेंद्र
या जिनको महेंद्र भी लिखा जाता है, इनके पहले सरमन को अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा, है ना, कई बार मैंने बोला है कि चंकी पांडे की बेटी और श्रीदेवी की बेटी का नाम याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत तब भी अच्छी बात है, पर उन नामों से आगे आप अशोक की बेटी का नाम याद रखें, एग्जामिनेशन में आएगा। वर्धमान महावीर जी की बेटी का नाम याद रखें, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अशोक की जो बेटी थी संघमित्रा, इनके भी अराइवल को श्रीलंका में उद्दुवन पोया नाम के फेस्टिवल से सेलिब्रेट किया जाता है। तो पोषण पोया रिलेटेड है भाई से, महेंद्र से, जो अशोक का सन था, और उद्दुवन पोया रिलेटेड है संघमित्रा से, जो अशोक की डॉटर थी। अशोक ने अपनी डॉटर की ही लीडरशिप में बुद्धिस्ट मिशन भेजा था। ये यहां से एक सैपलिंग भी लेकर गई थी, बुद्धिस्ट ट्री का, बोधि ट्री का एक सैपलिंग लेकर गई थी। तो उद्दुवन पोया मनाया जाता है जब हमारी संघमित्रा बोधि ट्री का सैपलिंग लेकर जाती है, और पोषण पोया मनाया जाता है जब महेंद्र वहां पे पहला सरमन देते हैं। दोनों ने बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था और बुद्धिस्ट मंक बन गए थे। याद रखोगे करंट अफेयर्स के लिए। और यहां पे एक चीज नोटिस करो, संघमित्रा जी को थेरी कह के बुलाया जा रहा है। जरा मुझे बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय थेरी? थेरी से क्या समझते हो? थेरी मैं बता दूं? चलो मैं ही बता देता हूं। फीमेल बुद्धिस्ट मंक को क्या कह के रेफर किया जाएगा? थेरी का। और फीमेल बुद्धिस्ट मंक ने बुद्ध से रिलेटेड जो लिटरेचर लिखा उसका भी एक बड़ा अच्छा नाम है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। थेरी फीमेल बुद्धिस्ट मंक हो गई। तो इन्होंने जो लिटरेचर लिखा या इनके रिलेटेड जो लिटरेचर है बुद्धिज्म के ऊपर, उसका नाम क्या है वो तुम मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा 20 आ गया क्या? और नहीं बचा है? अच्छा लग रहा था डिस्कशन करवाने में, कोई बात नहीं, आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे। 20, इन December 1930 3 revolutionaries entered Writers Building in Calcutta, which housed the Secretariat and assassinated Lieutenant Colonel N.S. Simpson. 1930 में 3 रिवॉल्यूशनरी कलकत्ता में जाते हैं राइटर्स बिल्डिंग में, है ना, और कर्नल एनएस सिम्पसन को गोली मार देते। गोली मारते ही, ये गोली मारने वाला कल्चर उस टाइम में था ना, रिवॉल्यूशनरीज का तरीका कि ये बहरी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है। गूंगी तो नहीं थी, बोलती तो काफी थी, बहरी सरकार थी। किसने बोला था कि ब्रिटिश एक बहरी सरकार है और बहरों को सुनाने के लिए तेज आवाज की जरूरत पड़ती है? किसका स्टेटमेंट था ये? हाँ, तो उनसे इंस्पायर हो गए कई लोगों ने बंदूक उठाया था। लेफ्टिनेंट कर्नल एन एस सिम्पसन, द ब्रिटिश इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स हु वाज नोटोरियस फॉर हिज ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन प्रिजनर्स। अच्छा किया मारा इसको। After the attack, one of them consumed cyanide while the other two attempted to shoot themselves to avoid capture. बिल्कुल ये सही इंसिडेंट है, ये एक ऐसा रिवॉल्यूशनरी एक्ट है। और इसको इस बार पता ये चीज न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि रिपब्लिक डे जो हमारा था जनवरी 26 का, जनवरी 26 2026 का, उस टेब्ल्यू में, राइट, बंगाल का जो टेब्ल्यू था, जो वहां पर झांकी प्रेजेंट की जाती है, वहां पर वंदे मातरम को तो मेन फोकस दिया ही गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम को। साथ ही साथ इन रिवॉल्यूशनरीज के बारे में भी मेंशन किया गया था, बिनोय बासु, बादल गुप्ता एंड दिनेश गुप्ता। आंसर क्या होगा? डी। ये वो 3 बहादुर थे जिन्होंने जाकर इस बहादुरी वाले एक्ट को अंजाम दिया था। आंसर हमारे क्या होंगे? बिनोय बासु, बादल गुप्ता एंड दिनेश गुप्ता। नाम याद रखिएगा क्योंकि 26 जनवरी के झांकी में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया था और एक फेमस रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट। तो ये था आज का करंट अफेयर्स बेस्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू, राइट। आई होप कि ये सेशन तुम्हें समझ में आया हो। कहीं भी कुछ डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना। जो मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वगैरह पूछे वो तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे इसी तरह से करंट अफेयर्स से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर या एनवायरमेंट या बाकी टॉपिक्स को रिवाइज करते हुए। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।